Yes, read the first question. The energy stored in inductor of self-inductance L. Self-inductance is given L, Henry. Carrying a current of I ampere. Current is given. Energy निकालना है E या फिर U रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको. It is nothing but half Li का square. So it is energy stored in inductor. E equal to U equal to half Li square. Okay, so it is option B, half Li square. Read the second one. By a change of current from 5 ampere to 10 ampere. So I1 5 है, I2 10 है. कितने टाइम में हुआ ये सब? 0.1 सेकंड में. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट. The change in the energy of magnetic field of a coil will be. चेंज इन एनर्जी निकालना है. अब देखो, चेंज इन एनर्जी निकालना है मतलब यहाँ पे दो केसेस होंगे एंड दो केसेस है तो दो करंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. इंडक्टेंस दो नहीं है मतलब सेम इंडक्टेंस वहाँ पे यूज़ हुआ होगा. ओके, एंड जो सेम इंडक्टेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखो, चेंज इन द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी क्या होता है? E इक्वल टू हाफ Li का स्क्वायर. ओके, मुझे निकालना है यहाँ पे चेंज इन द एनर्जी. चेंज इन एनर्जी मीन्स इट इज E2 माइनस E1 मुझे फाइंड करना है. अब देखो, E2 क्या होगा? हाफ L I1 का स्क्वायर. E1 हाफ L, इट शुड बी I2 यहाँ पे, हाफ L I1 का स्क्वायर. सो हाफ L इज कॉमन, इट इज I2 का स्क्वायर माइनस I1 का स्क्वायर. ओके, अब देखो L दिया है नहीं दिया है हमें फाइंड करना पड़ेगा. I1 I2 दिया है वो यहाँ पे पुट करेंगे. अब इश्यू है मुझे L फाइंड करने का. तो यहाँ पे L फाइंड आउट करते हैं. नाउ EMF मुझे दिख रहा है यहाँ पे, चेंज इन करंट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है. E इक्वल टू, इट इज E इक्वल टू L di/dt इसके लिए यूज करेंगे. नाउ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है L. सो उस हिसाब से ये होगा, E का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 10 L इंटू डी आई. अब देखो चेंज इन करंट कितना आएगा? वो आएगा 5 डिवाइडेड बाई डी टी, इट इज 0.1. सो इट इज 10 इक्वल टू L इंटू ये 0.1 है, ऊपर जाके +1 होगा मतलब 50. सो L इक्वल टू 10/50 मीन्स 1/5. ओके, नाउ ये 1/5 कितना लिख सकता हूँ मैं इसको? 0.2 लिख सकता हूँ हेनरी. 1/5 या फिर 0.2. सो इट इज हाफ L. L कितना आया है? इट इज 1/5 लिखो या फिर 0.2 लिखो, इंटू I2 का स्क्वायर. I2 कितना है? मतलब 100 आएगा. I1 का स्क्वायर मतलब 25 आएगा. सो यहाँ पे ये 0.1 बच गया इंटू दिस 75. सो इट इज 7.5. चेंज इन एनर्जी होगा आपका 7.5 जूल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Read the next one. In an inductor of self inductance दिया है 2 मिली हेनरी मतलब 2 इंटू 10⁻³ हेनरी. करंट चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन. एक रिलेशन मुझे यहाँ पे दिया है. नाउ क्या रिलेशन है? I इक्वल टू टी स्क्वायर I e⁻⁻t. I इक्वल टू टी स्क्वायर, इट इज e⁻⁻t. यहाँ पे I नहीं दिया है एक्चुअली. I इक्वल टू टी स्क्वायर
e raised to minus t. I will rewrite here I equal to t का square e raised to minus t. At what time EMF is 0? कौन से टाइम को EMF 0 होगा? ओके, अब देखो यहाँ पे करंट उसने मेंशन किया है एंड EMF बोला है 0 है. नाउ E के बारे में बोला है एंड I दिया है. हमें पता है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है. ओके, L का वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है. L इज मेंशन हियर, डी आई बाई डी टी. E का वैल्यू दिया है 0, मतलब E दिया है, L दिया है, डी आई बाई डी टी नहीं दिया है. ओके, अब देखो अगर मुझे E का वैल्यू 0 रखना है, अगर E का वैल्यू 0 रखना है तो इस फॉर्म में मुझे इसको लाना पड़ेगा. इसके लिए मुझे पहले यहाँ पे डी आई बाई डी टी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से डी आई बाय डी टी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, टी स्क्वायर एंड ई रेस टू माइनस टी. दोनों के पास टी है. ओके, दोनों के पास टी है एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. तो यहाँ पे जो लॉजिक होता है डेरिवेटिव निकालने का, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये टी स्क्वायर जैसे कि वैसे रहेगा. अब देखो ये ई रेस टू माइनस टी जो है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? ई रेस टू एक्स ही आता है, आपको पता होगा. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? ई रेस टू एक्स. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है? ई रेस टू एक्स ही आता है. नाउ ई रेस टू माइनस टी है यहाँ पे, ई रेस टू एक्स का कितना आता है? ई रेस टू एक्स, मतलब ये आएगा ई रेस टू माइनस टी इंटू माइनस वन आएगा, क्योंकि पावर कैसा है? माइनस वन में है. माइनस टी दिया है इसलिए मल्टीप्लीकेशन में आएगा माइनस वन, प्लस ई रेस टू माइनस टी डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, इट इज 2t. डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या आएगा? ये 2t आएगा. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इट इज माइनस टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी प्लस ई रेस टू माइनस टी इंटू 2t. ओके, अब देखो इसको और आगे हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे मैं कुछ पार्ट कॉमन निकाल सकता हूँ. यहाँ पे मुझे दोनों भी साइड में टी दिख रहा है, टी है दोनों भी साइड में, एंड ई रेस टू माइनस टी भी दिख रहा है. तो इतना पार्ट बाहर निकाल लेता हूँ. यहाँ पे बचेगा अंदर कौन? माइनस टी. इधर बचेगा कौन? प्लस 2. ओके, अब देखो ये आ गया डी आई बाई डी टी. ये किसका वैल्यू आ गया? डी आई बाई डी टी का. टी ई रेस टू माइनस टी माइनस टी प्लस 2. व्हाट इज दिस? इट इज डी आई बाई डी टी. अब देखो हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे वो क्या है? E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. अब देखो उसने क्या बोला है? EMF कितना आना चाहिए? EMF आना चाहिए आपका 0. EMF आना चाहिए आपका 0. L का वैल्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू डी आई बाई डी टी कितना है? डी आई बाई डी टी है आपका टी ई रेस टू माइनस टी माइनस टी प्लस 2. अब देखो ये पूरा टर्म 0 करने के लिए टाइम कितना होना चाहिए? क्योंकि मुझे टाइम पूछा है इसने. ये पूरा टर्म अगर आपको 0 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है मुझे, देखो ये टर्म इस इक्वेशन को पूरा 0 कर सकता है. देखो ये पूरा टर्म L इंटू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसके लिए मुझे इस t का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? t का वैल्यू रखना पड़ेगा मुझे प्लस 2. अगर t का वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लस 2 रखा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा.
-2 + 2 0, एंड 0 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में सबके साथ, तब जाके हमारा ईएमएफ कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, सो रीड ऑल दी स्टेप्स. The equivalent quantity of mass in electricity is current, self-inductance, potential, charge. Now what he is asking here, the equivalent quantity of mass in electricity. इलेक्ट्रिसिटी में मास के इक्विवेलेंट कौन होता है? ऑब्वियसली इट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ऑप्शन बी. जैसे हम मास यूज करते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में कौन होता है, वैसे जो रोल यहाँ पे मास परफॉर्म करता है वो रोल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस परफॉर्म करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Two coils of self inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other. Flux linkage का concept है. The mutual inductance between these two coils is. अब देखो यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, इट इज रिलेटेड विथ कपलिंग. ओके, दो कॉइल्स बोला है, क्लोज टुगेदर, इफेक्टिव फ्लक्स, कंप्लीटली लिंक्ड विथ ईच अदर लाइक दिस. ओके, तो दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विथ कपलिंग. एंड मुझे पूछा है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे पूछा है. नाउ दिस m इक्वल टू k अंडर रूट L1 प्लस L2. अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, इट शुड बी L1 L2. कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है k एंड m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब L1 मेंशन किया है, L2 मेंशन किया है. L1 कितना है, दिस इज k. नाउ दिस L1 2 into 10⁻³ इट इज 8 into 10⁻³ मिली हेनरी को यहाँ पे कन्वर्ट किया है हेनरी में. ओके, नाउ m का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज सेइंग, वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विथ अदर. एक कॉइल दूसरे कॉइल के साथ कंप्लीटली लिंक्ड है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 1. k कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा. कंप्लीटली लिंक्ड, ओके, कंप्लीटली लिंक्ड मतलब k इक्वल टू 1. सो इस k की जगह पे हमें 1 रखना पड़ेगा. सो इट विल बिकम m इक्वल टू, नाउ इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, 2 into 8 16 हो गया. ओके, 16 का स्क्वायर रूट निकला 4, 10⁻⁻6 है अंडर रूट, बाहर निकला 10⁻³ हो गया. सो इट इज 4 into 10⁻³ हेनरी. इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मिली हेनरी. 4 मिली हेनरी. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4 मिली हेनरी. रिमेंबर दिस लॉजिक, m इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस. कंप्लीटली कपल्ड हुआ है तो k इक्वल टू 1 रहता है, मतलब कपलिंग कितना है उसका, 100% होता है, तब जाके k इक्वल टू 1 होगा. When the plane of the armature of AC generator, AC generator का क्वेश्चन है, when the plane of armature of AC generator is parallel to the field in which it is rotating. ओके, जो आर्मेचर होता है, if you remember the concept, AC generator,
यस, जो आर्मेचर होता है यहाँ पे घूमने वाला. नाउ द आर्मेचर ऑफ द व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर ऑफ एसी जनरेटर इज पैरेलल टू द फील्ड इन विच इट इज रोटेटिंग, तब क्या होगा. पैरेलल बोल रहा है वो. आर्मेचर कैसा है, फील्ड को पैरेलल है. नाउ अगर आर्मेचर फील्ड को पैरेलल हुआ तो यहाँ पे देखो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी कॉस ऑफ थीटा. ओके, फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी कॉस ऑफ थीटा. नाउ यहाँ पे ईएमएफ का अगर रिलेशन आपने देखा तो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी होता है. ई इक्वल टू ई जीरो साइन थीटा या फिर ओमेगा टी. नाउ अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड ईएमएफ का मैक्सिमम होगा. उस केस में क्या होता है, जब पैरेलल होता है तब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उस केस में मैक्सिमम हो जाता है. सो अब ऑप्शन पढ़ो यहाँ पे. बोथ द फ्लक्स लिंक्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल आर जीरो. फ्लक्स एंड ईएमएफ दोनों जीरो है बोल रहा है वो. द फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज जीरो while induced EMF is maximum. EMF maximum है बोल रहा है. Flux linked is maximum while induced EMF is zero. Both the flux and EMF have their respective maximum values. अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन में सीधे सीधे कैंसिल कर सकता हूँ. एक तो दोनों जीरो नहीं होंगे, दोनों मैक्सिमम नहीं होंगे, क्योंकि देखो फ्लक्स का जो रिलेशन है फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा है. ओके, फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा है एंड ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी. ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी है, मतलब ये साइन थीटा ही है. साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा है. तो अगर आपने थोड़ा सा इसमें अगर लॉजिक लगाया तो ऑप्शन बी शुड बी देयर. फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज जीरो while EMF induced is maximum. सर सी इनದು नाही बेटा, ऍक्च्युली काय केलं त्याने याच्यामध्ये, व्हेन द प्लेन ऑफ द आर्मेचर ऑफ, इकडे अँगल किती येणार तुमचा, अँगल तुमचा 90 डिग्री येणार. आता बघा अँगल 90 डिग्री आला म्हणजे कॉस 90 तुमचा झिरो होणार. बघा याच्यामध्ये कन्फ्यूज कसं होतं, व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर ऑफ एसी जनरेटर इज पॅरलल टू द फील्ड. बघा तो प्लेन पॅरलल आहे. आर्मेचरचा जो प्लेन आहे ना तो पॅरलल आहे. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आणि जो कॉईल असतो, मॅग्नेटिक फील्ड असेल आणि जो कॉईल असेल ना, या दोघांमध्ये अँगल 90 डिग्री होतो त्या केसमध्ये. तुम्ही एकदा डायग्राम बघा याचा. एसी जनरेटरचा डायग्राम जर तुम्ही व्यवस्थित बघितला तर तुम्हाला कळेल की जेव्हा आर्मेचर जेव्हा पॅरलल होतो ना तर तेव्हा कॉईलचा प्लेन, आर्मेचर वेगळा कन्सेप्ट आहे, कॉईलचा प्लेन वेगळा कन्सेप्ट आहे. आर्मेचर पॅरलल झाला की कॉईलचा प्लेन परपेंडिक्युलर होतो. म्हणजे इथे थीटा तुमचा 90 डिग्री होणार आणि थीटा जर 90 झाला तर बघा कॉस 90 फ्लक्स किती होणार तुमचा डायरेक्टली झिरो आणि साइन 90 इकडे येणार म्हणजे ईएमएफ कसा होणार तुमचा मॅक्सिमम. म्हणून ऑप्शन बी हा करेक्ट असेल. ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. डायग्राम एकदा बघून घ्या तुम्ही, फक्त तुम्हाला कळून जाईल हा कन्सेप्ट. गो थ्रू द डायग्राम. A square of side L meter. A square of side L meter in xy plane in region where the magnetic field is given by B equal to B0 2I plus 3J plus 4K Tesla, where B0 is constant. B0 constant है. The magnitude of flux passing through the square is, flux निकालना है, magnitude of the flux. Now what is the formula for flux? Flux means what? Flux equal to BA. Okay, B is given here, B0 2I plus 3J plus 4K Tesla. Okay, and A is what? Now coil is kept in, देखो सेम टाइप का एक क्वेश्चन हमने इससे पहले देखा था. नाउ कॉइल देखो कौन से प्लेन में रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा है. कॉइल को रखा है एक्स वाई प्लेन में.
मतलब उसका एरिया जो जाएगा वो जाएगा जेड प्लेन में, बराबर। तो उसका एरिया क्या आएगा फिर, एरिया इक्वल टू साइड कितना है एल ना, सो एल स्क्वायर अबाउट जेड एक्सिस मतलब के आएगा, यूनिट वेक्टर क्या आएगा के, क्योंकि एक्स के साथ कौन होता है आई होता है, वाई के साथ कौन होता है जे होता है, एंड जेड के साथ हमेशा कौन होता है के होता है। याद रखो हमेशा, इससे पहले एक क्वेश्चन हमने देखा था इस टाइप का, अगर कॉइल एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया जाएगा जेड प्लेन में। ओके, सो एरिया का जो यूनिट वेक्टर है मुझे यहाँ पे एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर लिया ना, एरिया क्या लिया मैंने यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए एरिया लिया मैंने साइड स्क्वायर, एंड उसका यूनिट वेक्टर आएगा के, एरिया है मीटर स्क्वायर में आएगा। सो एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर के। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ के यूनिट वेक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे आई जे के है, मतलब आई का 0 जे का 0 हो जाएगा। ओके, बचेगा सिर्फ के का के साथ। सो ये आएगा B0 के का के साथ करो, इट इज 4L स्क्वायर, B0 4L स्क्वायर आएगा। फ्लक्स है, यूनिट आएगा इसका वेबर, वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1 आएगा। देखो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर के कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ के का पैरामीटर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एंड वो आएगा 4L स्क्वायर इंटू दिस B0। सो B0 इसको रीअरेंज करता हूँ, 4B0L स्क्वायर वेबर, वेबर यूनिट होगा 4B0L स्क्वायर वेबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A cylindrical bar magnet is rotated about its axis as shown in figure। एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट is rotated about its axis as shown in figure। A wire is connected from the axis, एक्सिस से यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया है, देखो दिख रहा है, एंड इज मेड टू टच बार द सिलेंड्रिकल सरफेस थ्रू अ मैग्नेट लाइक दिस। इस तरीके से यहाँ पे खुद के साथ उसको कनेक्ट किया है। देन देखो एक बार मैग्नेट दिया है, वो खुद के उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिख रहा है, उसका एस पोल दिख रहा है, एन पोल दिख रहा है, उसका हमने एक्सिस के अबाउट एक कनेक्शन निकाला है, यहाँ पे मुझे एमीटर दिख रहा है एक, देखो रीडिंग लेने वाला, एंड उसको एन पोल से निकाल के इस साइड में वापस से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, रीड द ऑप्शंस। अ डायरेक्ट करंट फ्लोज इन द एमीटर ए, नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए, an alternating sinusoidal current flows through the emitter A with the time period t equal to 2 pi by omega। A time varying non-sinusoidal current flows through the emitter A। देखो यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे याद रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज होगा, देखो मैग्नेट का मूवमेंट नहीं किया है या ना हमने कंडक्टर का मूवमेंट किया है, मतलब फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इज इंड्यूस्ड। ओके, नो चेंज इन द फ्लक्स, नो करंट इज इंड्यूस्ड, फिर एमीटर का डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, एमीटर का डिफ्लेक्शन कितना आएगा 0 आएगा ना, मतलब करंट फ्लो जो हो रहा है यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है 0 करंट फ्लो हो रहा है, नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट उसने दिखाया है, दिस इज सम बार मैग्नेट। नाउ बार मैग्नेट खुद के अबाउट ही घूम रहा है ना, खुद के अबाउट घूम रहा है। अगर खुद के अबाउट घूम रहा है तो फील्ड थोड़ी चेंज होगा। देखो इसका अगर मैंने मूवमेंट किया टू एंड फ्रो लाइक दिस, इसको कोई कंडक्टर से दूर लेके गया, पास लेके आया, दूर लेके गया, पास लेके आया, तब कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होगा ना। या फिर कंडक्टर को मूव किया, दूर लेके गया, पास लेके आया, तब फ्लक्स चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे खुद के अबाउट अगर मैग्नेट घूमेगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं हुआ तो एमीटर रीडिंग कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग ऑफ एमीटर। करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, रॉन्ग है। There are two coils A and B as shown in the figure. दो coils दिख रहे हैं। A current starts flowing in B as shown. B के थ्रू करंट, B में से करंट फ्लो हो रहा है। When A is moved towards B and stops, when A stops moving, देखो क्या बोल रहा है, When A is moved towards B, A B की तरफ मूव हो रहा है, यहाँ पे दिखा है डायग्राम में, and stops when A stops moving. Okay, the current in A is counter clockwise, दिख रहा है। B is kept stationary when A moves. A मूव हो रहा है, B को स्टेशनरी रखा है। We can infer that. इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है? Read the options. There is a constant current in the clockwise direction of A. There is a varying current in A. There is no current in A. There is constant current in counterclockwise direction in A. देखो ये जो कॉइल ए है फर्स्ट वाला, इसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे कांस्टेंट करंट शुड फ्लो थ्रू द कॉइल ए, क्योंकि उसमें से देखो आप क्वेश्चन रीड करो। नाउ ए के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, एंड नाउ व्हाट ही इज सेइंग, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज काउंटर क्लॉकवाइज। जो करंट फ्लो हो रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज है। इसका रीजन क्या है? व्हेन ए मूव्स टुवर्ड्स बी, करंट इंड्यूस्ड इन बी इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड रीजन इज व्हाट, वी कैन से इट इज अ लेंज लॉ। इसका रीजन क्या है? लेंज लॉ है। देखो जब ए मूव होता है बी की तरफ, यहाँ पे दिखा है उसने डायग्राम में, जब ए बी की तरफ मूव होता है एंड उसकी वजह से बी में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ है? ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है एज पर द लेंज लॉ। तो देखो जब ए इसके नजदीक आने की कोशिश करेगा तो बी क्या करेगा? उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। ओके, तो देखो ये जो करंट है वही डायरेक्शन में इसके अंदर का भी करंट होगा। मतलब देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए में भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ही हिसाब से करंट फ्लो होगा। देखो इसका रीजन क्या है, ये कॉइल इसके नजदीक आ रहा है और ये कॉइल स्टेशनरी है। अब जब कोई मैग्नेट, ये कॉइल कौन है? ये करंट कैरिंग कॉइल है ना, मतलब इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के या फिर कॉइल के नजदीक आने की कोशिश करता है तब क्या होता है, वो उसको दूर ढकेलने की कोशिश करता है। ओके, मतलब इसमें अगर रिपल्शन कब होगा दोनों में, इसमें काउंटर क्लॉकवाइज करंट है, इसमें भी काउंटर क्लॉकवाइज करंट है, तब जाके दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्शन होगा। तो दोनों में रिपल्शन होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए इसमें भी जो करंट तैयार होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज तैयार होगा।